उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का पीडीए का नारा है और उस पीडीए में जो ए है वो अल्पसंख्यकों के लिए है। इस लिहाज से 2027 के आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव ने कल एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक की है। कल अखिलेश यादव ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे मौलानाओं से मुलाकात की और इस मुलाकात में अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी हर वर्ग के साथ खड़ी है और 2027 के अंदर बीजेपी की हार तय है। मैं आपको वो एग्जैक्टली जो उनका मिलने का जो कारण था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मुलाकात हुई है कुछ खास ज़िलों की ये मुलाकात थी और इसमें समाजवादी पार्टी के ही कुछ कार्यकर्ता इन मौलानाओं को लेकर के गए थे। इसमें अखिलेश यादव से जो लोग मिले उसमें खास तौर पर बिजनौर और नगीना, यूपी को जानने वाले लोग आपको बताएंगे ये मुस्लिम डोमिनेटेड बेल्ट है, बहुत अच्छी खासी तादाद यहाँ पर है। वहाँ के मजहबी रहनुमाओं का एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि मंडल अखिलेश यादव जी से मिला। ये समाजवादी पार्टी ने इसकी जानकारी दी है और अंत में जो आखिरी लाइन है वो ये थी कि समाजवादी पार्टी हर वर्ग की आवाज़ को बुलंद करती रही है और आगे भी जनता के अधिकारों और इंसाफ की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ती रहेगी। बीजेपी का इस पर जवाब अगर आएगा तो यही आएगा कि यही कर सकते हैं अखिलेश यादव और यही वोट उनको मिल सकता है। नहीं, ये भी तो जाहिर है इसको हाईलाइट करेगी, तो उसको सूट करेगा इस तरह की मुलाकात के बारे में टिप्पणी करना। लेकिन अखिलेश यादव क्यों मिल रहे हैं इसको जरा समझने वाली बात है। दरअसल मुलायम सिंह यादव की रणनीति हुआ करती थी कि वो जो बड़े मौलाना थे ना, जैसे शाही मस्जिद अब्दुल्ला बुखारी जो उस वक्त जिनकी तूती बोलती थी, वो उनके पास नहीं जाते थे। अच्छा। वो स्थानीय जो मस्जिदों के इमाम और मौलाना होते थे जिलों के, उनको ज़्यादा विश्वास में लेके काम करते थे और एक तरह से उन्होंने हर ज़िले में जो मस्जिदें और जो वहाँ की दरगाहें और जो मदरसे जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको उन्होंने इमदाद भी दी, मदद भी दी और उनसे डायरेक्ट कनेक्ट था। अखिलेश उसी रणनीति पर चल रहे हैं क्योंकि नदवा या दारुल उलूम देवबंद और ये आपकी जो और बाकी जो बड़े इदारे हैं जो मुसलमानों के, उनकी अपनी पॉलिटिक्स होती है, वो बार्गेनिंग भी ज़्यादा करते हैं। ये जो लोकल मौलाना हैं बिजनौर ज़िले के होंगे, तहसीलों के होंगे, इनकी मांग सीमित होती है और दूसरा इनके बहुत मतलब पब्लिक कनेक्ट इनका ज़्यादा होता है। अच्छा। अपील वो करते हैं लेकिन पब्लिक कनेक्ट उस अपील को ले जाने का काम इनका होता है। इसलिए अखिलेश वो डायरेक्ट कनेक्ट बना रहे हैं इनके साथ जो मुलायम सिंह बनाया करते थे। तो ये भी एक बड़ा कारण है सीधे मिलने। मुझे ये भी बताया, जानकारी दी गई कि ये दोनों ही जिले मुस्लिम बहुल हैं। हाँ, लेकिन बिजनौर से आरएलडी जीती थी पिछली बार, चंदन चौहान, जयंत चौधरी का अलायंस पहले ही हो गया था और नगीना से जीते थे चंद्रशेखर रावण जिन्हें कहते हैं, खुद को ही कहते हैं रावण, तो वो आजाद भी लिखते हैं, रावण भी लिखते हैं जी। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी समाजवादी पार्टी के लिए कि समाजवादी पार्टी बेल्ट में भी नहीं, समस्या उनके सामने यहाँ पर दोनों जगह है, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ उनका मुसलमानों के साथ दूसरा सपोर्ट बेस नहीं है जो रेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में है, जो संभल से मुरादाबाद से शुरू हो जाता है, जो यादव वोट है या ओबीसी वोट है, वो यहाँ नहीं है, कम है, बहुत लिमिटेड है। तो ये एक समस्या आती है उनके सामने कि मुस्लिम्स के साथ दूसरा वोट कौन सा जोड़े। इसीलिए वो अजीत सिंह से या जयंत चौधरी से अलायंस करते हैं कि जाट आ जाए। जब जयंत चौधरी उधर चले गए तो वो एकदम से वैक्यूम हो गया। एक बार सभी जरा इस पर त्रिपाठी जी की राय ले लूं। जी त्रिपाठी जी, इस पर क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव की उसी विरासत को बढ़ा रहे हैं और ये तो मान लीजिए इस तरह की बैठक है। 2012 में जब मुख्यमंत्री बने थे उसके तुरंत बाद किसी एक मित्र को इनका कार्यक्रम चाहिए था, तो इनके सिक्योरिटी वाले हुआ करते थे, इसके यादव, पता नहीं अब उनके साथ हैं कि नहीं, तो मैंने उनसे पूछा तो उनका पंडारा रोड आ जाइए। हम लोग दोपहर में गए, अखिलेश जी कहीं से आए थे और वो उसके बाद फिर वो थोड़ी देर बाद आराम करने गए, थोड़ी देर बाद वो और डिम्पल दोनों ही नीचे आए। जो व्यक्ति मेरठ से आए थे वो मौलाना, मतलब किसी के उस पर मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो मौलाना थे, वो ऐसे ही पाँव में एकदम बीवाई फटी हुई थी और बड़ा ऐसे ही गंदा सा कुर्ता पहने हुए आ रहे। अखिलेश नीचे उतरे, तुरंत उनको हाथ पकड़ा और अपने साथ सोफे पर बिठा लिया और उन्होंने कहा कि क्या है, तो उन्होंने बताया कि हमारे परिवार के कुछ लोगों को हज जाना है, तो एक तो उसकी व्यवस्था कर दीजिए और किसी, पता नहीं अब वो मदरसा था या किसी के लिए उन्होंने कुछ रकम मांगी, उन्होंने कहा तुरंत, तो यहाँ रेजिडेंट कमिश्नर हुआ करती थी एक लेडी जो है, उनको बुलाया, उन्होंने कहा कि ये इनका है और मौलाना साहब दोबारा हमें फोन न करें इस काम के लिए, इस कारण के लिए काम हो ही जाए। तो अखिलेश यादव इस तरह से काम करते हैं। उनके पिता भी, और बार बार ये आरोप भी लगता है लेकिन ये तो सच है ना कि मुसलमानों का इतना मजबूत वोट बैंक है, इसीलिए तो 19 वाले चुनाव में तो बाकायदा मुसलमानों ने कहा कि भैया वो यादव जी हरे कुल निकल गए, हम अकेले खड़ा रहे।
तो मतलब आपको वो अपना स्ट्रांग जो होल्ड है उसको दुरुस्त करना है, वो काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। और 2027 के पहले ये होना बहुत जरूरी है उनके लिए, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर तीसरी बार हम सत्ता से बाहर गए तो जो भी परिवारवादी वंशवादी पार्टियां होती हैं उनके लिए सर्वाइवल बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कोई कैडर तो ऐसा होता नहीं। आइए आपको आज की एक और बड़ी खबर बताता हूं। बीजेपी अध्यक्ष कब चुना जाएगा ये तो अब कोई नहीं कह सकता, लेकिन उससे पहले जोधपुर में एक ऐसी बैठक चल रही है जिससे सवाल फिर उठ गया। जो जोधपुर में आरएसएस की एक बड़ी बैठक हो रही है, जहां बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी गए हुए हैं। 3 दिन तक ये बैठक चलेगी, इसमें बहुत सारे मुद्दों पर बात होगी और कयास लग रहे हैं कि इन 3 दिनों में बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर के शायद कोई अंतिम फैसला जो है वो हो जाए और वो शायद पता भी चल जाए हमें। लेकिन अब वो अध्यक्ष कौन होगा, कहां से किस क्षेत्र से आने वाला होगा, किस जाति का होगा, ये सब फिलहाल नहीं कहा जा सकता। और उपराष्ट्रपति का इलेक्शन भी होना है, उसके बाद संभावना है बिहार चुनाव से पहले कई लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हो जाए। इसके अलावा सामाजिक सद्भाव बढ़ाना, भाषा पहनावा, इसमें क्षेत्रीय पहचान को मान्यता देना, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, ये सब एजेंडा में है इन 3 दिनों के। बाकी समीर जी आपको और डिटेल में बताएंगे। निश्चित रूप से 3 दिन की बैठक महत्वपूर्ण बैठक है और समन्वय बैठक है। बेसिकली एक कोऑर्डिनेशन की बैठक जो होती है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें शामिल है 32 संगठन शामिल है जो संघ से जुड़े हुए हैं। अब इसमें भारतीय किसान संघ भी है, भारतीय मजदूर संघ भी, स्वदेशी जागरण मंच रहेगा, विश्व हिंदू परिषद रहेगा। तो भारतीय जनता पार्टी भी एक अनुशासित संगठन समन्वय की बैठक में जाते हैं। तो नड्डा जी कल वहाँ पहुँच गए, 3 दिन बैठक में रहेंगे। अभी 3 दिन जो संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का जो बौद्धिक हुआ था 26, 27, 28 को विज्ञान भवन में, उसमें मोहन जी ने बहुत बातों का जिक्र किया था। तो अब पूरे साल कैसे समन्वय होना है सब विषयों को लेकर, उस पर चर्चा होगी। मुझे लगता है कि बिहार चुनाव में कैसे समन्वय होगा, चुनाव को लेकर जो संघ के अनुशासित संगठन है वो कैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ समन्वय बनाएंगे, उस पर चर्चा होगी। और सबसे बड़े जिस सवाल पे समन्वय होना उस पर होगा कि नहीं होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं, देखिए निश्चित रूप से नड्डा जी पार्टी का क्या मत है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कब तक होगा, कब तय कर रही है पार्टी, ये जरूर फीडबैक देंगे। लेकिन नड्डा जी अध्यक्ष तय नहीं कर सकते और संघ ने तो बहुत स्पष्ट कहा है कि भाई वो उनकी एक्सपर्टाइज की फील्ड है, वो तय करेंगे, हमारा काम हम करेंगे। लेकिन नड्डा जी अगर वहां गए तो ये जरूर बताएंगे बिहार चुनाव को लेकर क्या संघ की मदद चाहिए, उनको क्या मदद चाहते हैं वो बताएंगे। मोहन भागवत जी ने जो 3 दिन कहा था विज्ञान भवन में, उसका जिक्र करेंगे। लेकिन खबर नहीं दे रहे। नहीं, लेकिन अध्यक्ष के रूप में तय है कि अध्यक्ष के रूप में नड्डा जी तय कर नहीं सकते, लेकिन नड्डा जी जरूर बताएंगे कि अध्यक्ष से पहले उम्मीद की जा सकती है। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि 9 तारीख को चुनाव हो जाएगा उपराष्ट्रपति का, 9 सितंबर का। और उसके बाद मुझे 15 से 17 दिन बचेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 27-28 तारीख के करीब अधिसूचना जारी होगी बिहार चुनाव की। तो 15 दिन का समय है। तो क्या 9 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के बीच में भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष तय करेगी? अगर अभी नहीं करेगी तो फिर बिहार चुनाव की अधिसूचना है, फिर अक्टूबर में, नवंबर में चुनाव, फिर दिसंबर, तो फिर दिसंबर जनवरी तक अध्यक्ष का चुनाव लेट होगा। मुझे लग रहा है कि सितंबर में चुनाव शायद भारतीय जनता पार्टी कर लेगी। अगर ये तय हो रहा होगा तो नड्डा जी निश्चित रूप से बता देंगे कि इसी महीने में हम अध्यक्ष तय कर रहे हैं। तो अभी दिल्ली में बोल के गए संघ प्रमुख, जब ये सवाल हुआ कि भाई कोई मामला चल रहा है कि आपके और बीजेपी के बीच में, और इस बैठक में सबसे बड़ी बात है सर कि 2 अक्टूबर से लेकर जो शताब्दी वर्ष शुरू हो रहा है अगले साल के लिए, 1 साल जो संघ पूरा कार्यक्रम कर रहा है उसको लेकर भी कोऑर्डिनेशन की बातचीत होगी। तो उसमें उन्होंने कहा था टेक योर टाइम, और हमें करना होता तो इतना वक्त थोड़ी लगा, इतनी देर नहीं लगा। तो सर क्या आप ही दे दीजिए कोई खबर बीजेपी अध्यक्ष पर। मुझे पता है कि नड्डा जी अध्यक्ष हैं बीजेपी के। नड्डा जी अध्यक्ष हैं बीजेपी खबर ये के, खबर है ये। क्योंकि तमाम लोग रोज रोज कहते रहे नड्डा जी अध्यक्ष नहीं रहेंगे, नड्डा जी अध्यक्ष नहीं रहेंगे। अब उनके 6 महीने और बढ़ गए, एक्सटेंशन हो गया, साल भर हो गया। अब वो 6 साल पूरे बिना 2 टर्म लिए 6 साल अध्यक्ष बनने वाले वो अकेले अध्यक्ष हैं। और पार्टी के जो तमाम नियम कायदे सो कॉल्ड होते हैं कि 1 मैन 1 पोस्ट, उसके बाद भी वो 1.5 साल से मंत्री भी हैं और अध्यक्ष भी हैं। तो बड़ी जिम्मेदारियां वो संभाल कर वहाँ जा रहे हैं। इस बैठक में तो मुझे नहीं लगता कि कोई अध्यक्ष के नाम पर कोई मतलब फैसला होगा। चर्चा तो होती है जब समन्वय की बैठक हो रही है, कोऑर्डिनेशन के लिए वो गए हैं वहाँ पर। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि कोऑर्डिनेशन में एक काम तो एक अलग से बैठक की जा रही है, बिहार के चुनावों को आरएसएस अपने जिम्मे लेकर कैसे काम करेगा, कैसे काम करना है पार्टी के साथ मिलकर। हाँ, ये आपने अच्छी बात याद दिलाई। खबर ये देखी मैंने कि बिहार में कई हजार स्वयंसेवक, 15,000 तो वो एक बड़ा काम होने वाला है। बाकी जो सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन हो। आरएसएस का सबसे पहला काम ही कोऑर्डिनेशन पर है, उनका जोर हमेशा कोऑर्डिनेशन पर रहता है। तो उस पर कैसे काम होगा। और जब सरसंघ चालक ने ये कह दिया कि भाई हमें करना होता तो पहले ही कर दे, इतना देर नहीं लगती। तो उसमें दोनों चीज़ें कि भाई हम इसमें नहीं पढ़ रहे अब, और दूसरी अपनी जो अनहैप्पीनेस है वो भी उन्होंने जाहिर कर दी। लेकिन अब कितने समय में होगा, क्या होगा, क्या नहीं। लेकिन ये चुनाव वाली बात महत्वपूर्ण है। ये देखिए, ये इस पर बात होने लगी थी पब्लिकली ज्यादा जब हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी जीती,
और तब ये बहुत क्रेडिट दिया गया कि आरएसएस के लोगों ने ग्राउंड टू ग्राउंड जैसे काम किया, डोर टू डोर जैसा काम किया, उससे इन दोनों ही राज्यों के अंदर बीजेपी के लिए एक माहौल बना। अब बिहार से भी ऐसी खबर है, ये मतलब स्वयंसेवक भेजे गए। ये क्रेडिट तो हम लोग दे रहे हैं, राहुल गांधी तो देते नहीं। महाराष्ट्र हरियाणा के लिए वो तो कुछ कहते हैं, कुछ और कारणों से जीती बीजेपी। तो हम लोग मानते हैं कि हाँ, संघ की मेहनत, संघ के कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा निकला, दिल्ली में भी हुआ। लेकिन ये बात सही, संघ हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन करता जरूर है। और संघ चाहे कितना कहे कि हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम शुद्ध सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन वो विशुद्ध बिना बोले राजनीतिक संगठन है वो, कि जो हर चुनाव में बीजेपी के लिए काम करता है, उसके स्वयंसेवक सभाएं करते हैं, बीजेपी के लिए वोट मांगते हैं, बीजेपी के लिए जीतने के सारे प्रयास जो लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं, इफेक्टिव भी होता है वो, इफेक्टिव होता है बिल्कुल। जहाँ इफेक्ट अगर बहुत ही माहौल खराब, जैसे कई बार नहीं भी हो पाता, 2015 में नहीं हो पाया क्योंकि माहौल ही दूसरा था, और हरियाणा और महाराष्ट्र में हम सब जानते हैं भाई इफेक्टिव हो गया, उन्होंने उस चीज़ को किया। तो इसलिए बिहार भी बड़ी चुनौती है एनडीए के लिए जी। और जिस तरह महागठबंधन वहाँ सक्रिय हुआ है, खासकर एसआईआर और ये वोट अधिकार यात्रा के बाद, तो संघ को लगता है कि अब उसको काम करने की ज़रूरत है, और इसीलिए पार्टी के साथ तालमेल करके वहाँ पर 10,000, 15,000, 20,000 जो भी स्वयंसेवक उतारे जाएंगे संघ के, जाएंगे, काम करेंगे। और मुझे लगता है बिहार उनकी प्रायोरिटी में, बिहार के बाद बंगाल। खबर समीर जी ने बचा ली, वो आप हर्ष जी के पास तो है ना? हाँ, खबर हर्ष जी के पास होगी। हाँ, आप जल्दी से बता रहे हैं तो बताइए। नहीं तो नहीं, इस बैठक से तो सचमुच अध्यक्ष का कोई लेना देना नहीं। मतलब ये, इसको गंभीरता समझिए। इसका मतलब ये हुआ फिलहाल नड्डा जी ही अध्यक्ष हैं, और जब सरसंघ चालक ने कह दिया कि अगर हम तय करते तो इतनी देर लगती है, उसके बाद भी कोई डेट नहीं आई, तो इसका मतलब है कि अभी वो समय लेने वाले हैं। इस बैठक से कोई लेना कोई इसका इसमें होता भी नहीं, और नड्डा जी के उसमें नहीं है ना, ठीक है, उनके अधिकार क्षेत्र में।